यस एवरीबॉडी, कस्टम एक्ट का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद आज से हम लोगों को वैल्यूएशन टॉपिक पढ़ना था, कस्टम में वैल्यूएशन टॉपिक। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में कहा था, दो चीजें में मेजोरिटी इसमें हमें पढ़नी होती है। पहला हमें पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जो हमने कल तक के लेक्चर में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन और उसका इंटरप्रिटेशन। क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था और उसका इंटरप्रिटेशन भी पढ़ा था। उसके बाद आज हम लोगों को अब पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। टैरिफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें पढ़ना होगा इंपोर्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो समझते हैं ये क्या चीजें हैं, कैसी है। तो कल तक के लेक्चर में हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया था, ओवरव्यू ऑफ कस्टम लॉ पढ़ लिया था, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे खत्म कर लिए थे, डेफिनेशंस हमने सारी देख ली थी जो हमें देखनी थी। इंपोर्टेंटली हमने गुड्स की डेफिनेशन, अराइवल मैनिफेस्ट की, इंपोर्टेड गुड्स की, इंपोर्टर की और इंडिया की डेफिनेशन भी देख ली थी, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन जैसे पर्सन इंचार्ज की डेफिनेशन देखी थी। पर्सन इंचार्ज की डेफिनेशन के बाद प्रोहिबिटेड गुड्स की डेफिनेशन देखी थी। स्मगलिंग वर्ड क्या होता है, स्मगलिंग वर्ड की डेफिनेशन देखी थी। फिर हम लोग आ गए थे कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी कैसे रहेगी। तो हमने देखा था कि अगर कोई गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया होता है या एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया होता है तो उसके ऊपर कस्टम टैरिफ एक्ट के आधार पर रेट ऑफ टैक्सेस लगाकर हम लोग जो है वो ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं और कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में मैंने बताया था कस्टम टैरिफ एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि 1975 में बना था। उसमें दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 जहां इंपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड बात करता है, वहां शेड्यूल 2 जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटीज या एक्सपोर्ट टैरिफ के बारे में बातें करता है। फिर हमने कुछ टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी देखी थी जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, रोड सेस, जीएसटी, कंपेंसेशन सेस, ये सब देखा था। उसके अलावा प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जैसा कि मैंने बताया आपको, हमने डिस्कस किया था। फिर हमने कस्टम एक्ट में कस्टम टैरिफ का क्लासिफिकेशन समझा था। कस्टम टैरिफ के क्लासिफिकेशन में हमने स्पेशली देखा था कि कस्टम टैरिफ के स्पेशली क्लासिफिकेशन देखा था कि 8 डिजिट का नंबर होता है। पहले वाले 2 डिजिट जो है वो चैप्टर के होते हैं, दूसरे वाले 2 डिजिट हेडिंग के होते हैं, तीसरे वाले 2 डिजिट सब हेडिंग के होते हैं और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट कोड आ जाता है। इंटरप्रिटेशन रूल हमने सीखे थे कि रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी हेडिंग में आ रहा है तो उसी हेडिंग के आधार पर उसके ऊपर जो है वो जीएसटी लगा दिया, कस्टम लगा दिया जाएगा। रूल नंबर 2A में देखा था कि अगर कोई रेफरेंस है हेडिंग में किसी आर्टिकल का और उससे मिलता जुलता अगर कोई इनकम्प्लीट आर्टिकल है तो इनकम्प्लीट आर्टिकल पे भी उसी रेट से ड्यूटी लगाई जाएगी। जैसे टायर के बिना अगर कोई कार खरीदी या बेची जा रही है, या फिर साइकिल में अगर सीट नहीं है, कार में सीट कवर्स नहीं लगे हुए, कोई बात नहीं, कार तो कार ही रहेगी, ड्यूटी कार वाली लगेगी। अगर किसी मिक्सचर से कोई मिक्सचर का नाम अगर दिया हुआ है जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम या रबड़, तो उससे मिलते जुलते सारे प्रोडक्ट पे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम या रबड़ जो भी रेट है उसकी ड्यूटी लगेगी। फिर हमने रूल नंबर 3 का ए देखा था, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन अगर किसी गुड्स का है, अगर वो है तो उससे मिलते जुलते जितने भी गुड्स है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था टी का, तो टी में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, चाहे वो मिंट टी है तो भी टी वाली ड्यूटी लगेगी, लेमन टी है तो भी टी वाली ड्यूटी लगेगी। अगर बिस्किट्स लिखे हुए हैं, अब बिस्किट के अंदर क्रैकजैक बिस्किट नमकीन भी हैं, पार्ले जी बिस्किट मीठे भी हैं, तो पार्ले जी में भी बिस्किट वाली ड्यूटी लगेगी और क्रैकजैक यानी कि जो नमकीन बिस्किट है उसमें भी मीठे वाला बिस्किट वाली ही ड्यूटी लगेगी। ठीक है, पार्ले जी और क्रैकजैक वगैरह जो भी बिस्किट्स होते हैं उनमें सब पे बिस्किट वाली ड्यूटी लगेगी। अब वो चॉकलेट बिस्किट हो तो क्या, वो कुकीज बिस्किट हो तो क्या, वो नमकीन बिस्किट हो तो क्या, वो स्वीट बिस्किट हो तो क्या, वो दूध वाले बिस्किट हो तो क्या, बिस्किट पे बिस्किट की ड्यूटी लगेगी। एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल में हमने देखा था कोई प्रोडक्ट के साथ अगर कोई और प्रोडक्ट फ्री आ रहा है, जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था लिक्कर के साथ में, लिक्कर सेट में लिक्कर के साथ ग्लासेस फ्री आ रही है, तो पूरे सेट पर लिक्कर के रेट से ड्यूटी लगेगी, ग्लासेस के रेट से ड्यूटी नहीं लगेगी। साइमल्टेनियसली अगर आप टूथपेस्ट परचेस कर रहे हो और उसके साथ ब्रश फ्री आ रहा है तो टूथपेस्ट की ड्यूटी लगेगी, ब्रश की रेट से ड्यूटी नहीं लगेगी। फिर हमने 3C पढ़ा था कि लेटर इज बेटर। लेटर इज बेटर का मतलब इन सब में जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो हमें पहले फॉलो करना है। फिर हमने आगे थे मोस्ट अकीन गुड्स में। मोस्ट अकीन गुड्स का मतलब क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स का नाम किसी टैरिफ एक्ट में नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो उससे मिलता जुलता मोस्ट अकीन प्रोडक्ट है उस रेट से ड्यूटी लगाई जाएगी। फिर हमने रूल नंबर 5 पढ़ा था कि अगर कोई केस या कंटेनर या पैकेजिंग है, केस या कंटेनर या पैकेजिंग है तो पैकेजिंग पे भी कंटेनर में जो सामान मेन है उस रेट से ड्यूटी लगाई जाएगी। ये सब चीजें डिस्कस करने के बाद हम लोग आ गए थे, आज से हमें स्टार्ट करना है
वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन? यहां पर वैल्यूएशन वर्ड समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। अगर सामान ऑस्ट्रेलिया से रवाना हो रहा है और इंडिया में इस जगह पे पहुंच रहा है, तो इस जगह पे जब कोई सामान पहुंचेगा तो कस्टम ड्यूटी कौन सी वाली रेट पे लगेगी? तो समझना, एक लॉजिकल बात आपको बताता हूं, यहां तक पहुंचने के लिए जितने भी खर्चे हो गए वो सारे खर्चे ऐड कर दो, उस वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू कहा जाएगा और ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर ही कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालनी कैसे वो समझना। ऑस्ट्रेलिया में कोई सामान बना है तो जो ऑस्ट्रेलिया में जो सामान बना है उसकी कॉस्ट, उसका प्रॉफिट, जो बेचने वाला है एक्सपोर्टर है, ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्टर, वो सब ऐड कर देगा, वो यहां से पोर्ट तक लाएगा। पोर्ट से जो इस जगह से जो वैल्यू होती है उसका नाम होता है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, एफओबी वैल्यू। कौन सी वैल्यू को कहा जाएगा? इस जगह वाली वैल्यू को क्या कहा जाएगा? एफओबी वैल्यू। अब सामान यहां से जो है एक शिप में उतरेगा। किस में आएगा? एक शिप में ये सामान आएगा। ये सामान यहां से शिप में आ चुका है। अब शिप में, इस शिप में उसकी एक तो एफओबी वैल्यू हो गई, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो, सॉरी ये एफओबी वैल्यू नहीं है, हाँ, अब इसके ऊपर लगेगा क्या? इंश्योरेंस। जो रास्ते में जो अगर सामान आ रहा है तो उस पर क्या लगेगा? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के साथ साथ लगेगा फ्रैट अगर कुछ है तो, उसके साथ साथ लगेगा लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग, और सामान यहां तक पहुंच जाएगा। इस जगह पे जब सामान आ जाता है तो उसे कहा जाता है CIF वैल्यू। क्या कहा जाता है उसको? कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि यहां पे जो हमने दिया है, रास्ते में अगर हमने जो इंश्योरेंस करवाया है, जो रास्ते का इंश्योरेंस है इंश्योरेंस, और जो आने के लिए जो हमने भाड़ा दिया है, किराया दिया है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रैट। तो टोटल मिला के ये जो वैल्यू बनती है इसको कहा जाता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रैट वैल्यू। अब सामान जो है वो यहां पर पहुंच गया है, अब इसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी। अब ये ड्यूटी लगाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इस वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू कहा जाएगा। वो कब कहा जाएगा तो समझना, इन्होंने कहा कि जो प्राइस आपने पे किया है वो जनरल ऑर्डिनरी उसी पे ही सोल्ड होता है, यानी कि जनरल सेंस में वही प्राइस पे गुड्स हम खरीदते हैं। जो प्राइस फॉर डिलीवरी दी जा रही है वो एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन या एक्सपोर्टेशन, मींस टू से जो पैसा दिया जा रहा है वो इस जगह पे जो सामान आया है, यानी कि इंडियन टेरिटरी को टच करके इंडिया में जो सामान उतर गया है उस टाइम की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू कहेंगे। सपोज कि हम लोग इंडिया के इस पार्ट में है, ठीक है, बॉर्डर है यहां पे पाकिस्तान, ठीक है, अभी कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान वॉर चालू हो गया था, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, तो सबसे ज्यादा ये जो एरिया है पूरा, यहां से लेकर यहां तक जम्मू एंड कश्मीर वाला और यहां से लेकर यहां तक नीचे वाला, ये एरिया बॉर्डर के पास वाला है। सबसे ज्यादा जो परेशानी रहती है वो बॉर्डर एरिया में रहती है, क्योंकि पाकिस्तान यहां से मिसाइलें फेंक रहा था, यहां से ड्रोन उड़ा रहा था, और यहाँ पे हमारे शहर में जो है वो बॉर्डर जो एरिया है वहां से S-400 जो है वो जो रशिया से हमने परचेज किया था, S-400 जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, वो उड़ रहे थे और आपस में सामने आकाश में हमें भी कई सारे पटाखे नजर आ रहे थे, वहां से ड्रोन आ रहा है, यहाँ से ऐसा लग रहा था कि हम कोई रामायण या महाभारत सीरियल देख रहे हैं, सामने से रावण या कंस के तीर आ रहे हैं और इधर से हमारे जो है वो सामने से तीर जा रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं और ब्लास्ट हो रहे हैं, ऊपर ही है ना, फटाके छूट रहे हैं, दिवाली टाइप बन रही है। तो ऐसा हमने दृश्य पिछले कई दिनों में हमने ये नज़ारे देखे हैं, राइट। तो हम लोग इस बॉर्डर एरिया में रहते हैं। सपोज कीजिए कि इस जगह पे ऑस्ट्रेलिया से सामान आके उतर गया, अब यहां से लेकर यहां तक आने का भी तो ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, बट वो इंपोर्ट वैल्यू नहीं है। इंपोर्ट वैल्यू वही है जो इस जगह पर हमने पे करी, यानी कि बॉर्डर जहां पे हमने गुड्स को रिसीव किया है वो वैल्यू जो है वो उसको हमको क्या मानना है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ये यही समझा रहा है आपके स्टडी मटेरियल में कि जो आपने प्राइस पे किया है, प्राइस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, नॉट एट आवर प्लेस, जहां पे जो इंपोर्ट किया है या जहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस प्लेस की प्राइस, और वो प्राइस हमने इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम पे करी हो, वो प्राइस
जब हम पे कर रहे हैं तो हम आपस में एक दूसरे के रिलेटेड नहीं होने चाहिए। अगर आपने जीएसटी में भी अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जीएसटी में ट्रांजैक्शन वैल्यू कौन सी होती है, असेसेबल वैल्यू कौन सी होती है, जब बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटिव। एंड जो प्राइस हमने पे करी है वो सोल कंसिडरेशन है। जो प्राइस हमने पे करी है वो क्या है? सोल कंसिडरेशन। पूरा प्राइस हमने पे किया है, हमने कुछ प्राइस के बदले में हमने कुछ लिया दिया नहीं है, हमने एक्चुअल प्राइस पे किया है। दैट विल बी ट्रीटेड एज प्राइस टू बी सोल कंसिडरेशन। क्लियर है? तो ये सब चीजें अगर शामिल होती है तो उस वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू कहा जाता है। आप बोलोगे सर नहीं समझ आया। सिंपल सी बात है, गुड्स ऑस्ट्रेलिया से रवाना हुआ है, ठीक है, गुड्स ऑस्ट्रेलिया से रवाना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से रवाना हुआ गुड्स हमारे पास पहुंच रहा है। तो जब गुड्स हमारे पास पहुंचेगा इस जगह पे, ये इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया से रवाना हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया वाला सारा अमाउंट वगैरह हम देख लेंगे। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इंडिया तक पहुंचने के लिए जो रास्ते का जो अमाउंट है वो देंगे, फ्रैट इंश्योरेंस का खर्चा देंगे। तो अब ये इंडिया में, इस जगह ये इंडिया की टेरिटरी ये वाला, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे जब सामान पहुंचेगा उस पहुंचने वाले सामान को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पहुंचने वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। और इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू तब मानना है जब इस जगह की प्राइस हमने पे कर दी है, हमारा और सेलर का कोई रिश्ता नहीं है, सेलर एंड बायर आर नॉट रिलेटिव, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, पूरा पैसा हमने दिया है। और एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन का मतलब ये हुआ कि जहां पे पोर्ट पे सामान आके उतर गया उस जगह की प्राइस मानी जाएगी। जो पोर्ट पे सामान आके उतर गया उस जगह की प्राइस मानी जाएगी, वहां से यहां तक आने वाली प्राइस को हमें कंसीडर नहीं करना है। मींस टू से पोर्ट से लेकर हमारे एरिया तक, से फॉर एग्जांपल पोर्ट है कन्याकुमारी में और हमारा एरिया है महाराष्ट्र, तो कन्याकुमारी से महाराष्ट्र में आने वाला प्राइस नहीं, कन्याकुमारी के पोर्ट पे मिलने वाला, या सपोज करो महाराष्ट्र के ही किसी बीच पर, हमें मुंबई के किसी बीच पर हमने इंपोर्ट किया है, तो वहां से जो हमारे तक सामान आ रहा है वो सामान नहीं, जैसे हम राजस्थान में बैठे सपोज, तो मुंबई से राजस्थान वाला उसमें काउंटिंग नहीं करना है, मुंबई के जहां पे हमने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट करने वाली प्राइस को कंसीडर करना है। अगर वो है तो इसे ट्रांजैक्शन वैल्यू कहा जाएगा, और उसी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे क्या लगाना है? इंपोर्ट ड्यूटी लगानी है। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसी वैल्यू पर हमें क्या लगाना है? एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी है। अब क्वेश्चन राइज होता है सर रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेंगे? क्योंकि जब हम ऑर्डर करते हैं इंपोर्ट करने का और जब हम पेमेंट करते हैं तो इंपोर्ट के ऑर्डर और पेमेंट में बहुत लंबा गैप होता है, बड़ा गैप होता है। तो इन्होंने कहा कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेनी है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज एज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी। फिर से एक बार, रेट ऑफ एक्सचेंज एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड इज कंसिडर फॉर इंपोर्ट। मतलब कि जैसे मैंने आज ऑर्डर किया कि भैया मुझे ये गुड्स इंपोर्ट करना है, गुड्स वहां से रवाना हुआ, जैसे आज डेट है सपोज 1 जुलाई 2025, सपोज आज क्या डेट है? 1 जुलाई 2025, मैंने ऑर्डर किया है। अब ऑर्डर मुझे मिलेगा कब? तो जिस दिन मैंने ऑर्डर किया है गुड्स, उस दिन $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज था। गुड्स रिसीव हुआ है मुझे 1 सितंबर 2025, दैट इज आफ्टर 2 मंथ्स, और उस वक्त $1 इक्वल्स टू 82 रुपीज है। तो मैं जो पैसे दूंगा वो 80 रुपीज के हिसाब से दूंगा या 82 के हिसाब से दूंगा? अगर मैं 82 के हिसाब से दूंगा तो मुझे 2 रुपीज पर डॉलर मुझे महंगा मिल रहा है सामान। तो ऐसे में इस झकझक को, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए डिपार्टमेंट ने बोल दिया रेट ऑफ एक्सचेंज, जो किसने डिसाइड किया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने। इसको आजकल सीबीआईसी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने। कब? एट द टाइम ऑफ बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेड। जब हम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेंगे, जब हम क्या प्रेजेंट करेंगे? बिल ऑफ एंट्री, उस वक्त की जो प्राइस है उसी प्राइस को हम लोग क्या मानेंगे? जो है एक्सचेंज रेट मानेंगे। उस डेट को की जो एक्सचेंज रेट है उस रेट को हम एक्सचेंज रेट मानेंगे। अब मान लीजिए $10,000 का सामान हमने इंपोर्ट किया है, कोई बात नहीं, $10,000 इनटू उस दिन की प्राइस जिस दिन हम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर रहे हैं। अब जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर रहे हैं उस दिन भी तो रेट ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो रेट जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम डिसाइड कर रहे हैं वो वाली रेट हमें ध्यान रखनी है, उसके ऊपर जो है वो कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। बट एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन आपका क्लियरेंस जा रहा है, क्लियरेंस ऑर्डर जा रहा है एक्सपोर्ट के लिए, जैसे डिपार्टमेंट आपको एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस ऑर्डर देता है, जब डिपार्टमेंट आपको क्लियरेंस का ऑर्डर दे रहा है उस डेट की प्राइस आपको कंसीडर करनी है। दिस इज द मेन पॉइंट। क्लियर है सबको? ओके। अब क्वेश्चन अराइज होता है
कि ट्रांजैक्शन वैल्यू वर्ड का मतलब क्या है। वैसे हमने सीख लिया है पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो इन्होंने कहा प्राइस पेड और पेबल फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन विच इज एसेंशियली एम्प्लाइज दैट प्राइस अप टू पोर्ट इन इंडिया। जैसा कि मैंने बताया ये इंडिया का नीचे वाला साउथ इंडिया है, यहां से कोई सामान आ रहा है तो ये पोर्ट है, पोर्ट पर पहुंचने तक की प्राइस जो होगी उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू कहा गया है। समझने वाली बात है। और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज आप यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अगर इस जगह पे हैं और एक्सपोर्ट इस एरिया से कर रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक की प्राइस को कंसीडर नहीं करना है। इस जगह की प्राइस जैसे ही यहां से रवाना हो रहा है उससे पहले की जो प्राइस है वो आपके लिए एक्सपोर्ट प्राइस होगी। क्लियर है? जो ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी, वो उसी पे लगेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है रिमेंबर के लिए, है ना, आप लोग भी समझ लीजिए। CIF का मतलब क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। सर अभी आपने जो बताया वो, हाँ, फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है? अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से सामान इंडिया आ रहा है तो इस वैल्यू को कहा जाएगा FOB वैल्यू और इस वैल्यू को कहा जाएगा CIF वैल्यू। और इसके बीच में दो खर्चे आएंगे, क्या क्या? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा और इंश्योरेंस का खर्चा आएगा। बात खत्म। क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर है सबको? ओके, यस और नो? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रैट टू बी टेकन एज एक्चुअल इफ असर्टेनेबल। अगर मान लीजिए फ्रैट असर्टेनेबल है, आप जैसे शिप में सिर्फ आपका ही सामान आ रहा है तो पता है ना फ्रैट कितना देना है। अगर फ्रैट असर्टेनेबल है तो फ्रैट वही लेना है। लेकिन अगर फ्रैट नॉट असर्टेनेबल, मतलब फ्रैट आप असर्टेन नहीं कर पा रहे हो कि आपका जो सामान आया है उसके ऊपर कितना भाड़ा दिया है, कोई बात नहीं, इट शैल बी 20% ऑफ FOB वैल्यू। दो बातें हैं, अगर फ्रैट पता है आपको तो जो फ्रैट है वही फ्रैट लगेगा। अगर आपको फ्रैट पता नहीं चल रहा है, सर ऐसे क्यों हो सकता है? अरे भैया शिप होता है 300 मीटर लंबा, उस 300 मीटर लंबे शिप में कोई 200-300 जो है वो लोगों का सामान है, आपको आपका फ्रैट कैलकुलेट ही नहीं करना आ रहा है, क्या करेंगे फिर आप? अगर आपको आपका फ्रैट कैलकुलेट नहीं करना आ रहा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो आपकी कॉस्ट है उसका 20% फ्रैट मान लिया जाएगा। लेकिन अगर गुड्स जो है वो एयर से आ रहा है तो पैसा कितना लग रहा है वो देख लो, लेकिन मैक्सिमम जो फ्रैट आपको कैलकुलेशन में लेना है वो 20% फ्रैट लेना है। सर इसको एक बार अच्छे से समझा दो ना। तो सुनो, यहां पे नीचे एक टेबल बन रखी है तो समझना, अगर एक्चुअल फ्रैट असर्टेनेबल है और वो एयर से आ रहा है तो एक्चुअल फ्रैट और 20% ऑफ FOB विच एवर इज लेस लेना है। लेकिन एनी अदर मोड से आ रहा है, एनी अदर मोड का मतलब वेसल से आ रहा है, ठीक है, शिप से आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्चुअल फ्रैट ही लेना है, 20% को ध्यान में नहीं रखना है। लेकिन आप फ्रैट कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे हो तो इन दोनों कंडीशन में 20% लेना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। जो फ्रैट की बात चल रही है कि फ्रैट कितना लेना है, तो समझना दो अलग अलग बातें हैं, या तो गुड्स किससे आएगा? एयर से, या फिर किसी अदर मोड से आएगा। अदर मोड का मतलब क्या हो गया? शिप या वेसल। ठीक है, शिप या वेसल। तो अगर मान लीजिए एयर से, अगर फ्रैट अगर एयर से है तो दो अलग अलग बातें होती है। अगर एक्चुअल फ्रैट आपको पता भी है या नहीं भी पता है, इन बोथ द केसेस एक्चुअल और 20% फ्रैट whichever is लेस, यानी कि जो मैक्सिमम फ्रैट है वो कितना हो सकता है? 20% ऑफ होम, सॉरी 20% ऑफ FOB। ठीक है, और अगर शिप से सामान आ रहा है, वेसल से सामान आ रहा है, ट्रेन से गुड्स आ रहा है, जहां से भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे या तो एक्चुअल, अगर आपको पता हो और असर्टेनेबल है तो क्या लेना है आपको? एक्चुअल लेना है। क्या लेना है? और अगर अनअसर्टेनेबल है, फिर से एक बार, अनअसर्टेनेबल है तो कितना? 20%। यानी कि एक्चुअल पता भी नहीं चल रहा है तो 20% ले लो। मीन्स टू से
एयर के केस में 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, एयर के केस में 20% मैक्सिमम है, बट अगर शिप और वेसल के केस में है तो एफओबी का जो फ्रेट है वो कितना परसेंट लेना है, 20%, अगर फ्रेट असर्टेबल नहीं है, असर्टेनेबल यानी कि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आगे बढ़े, हम लोग यहाँ पे थे, इस टेबल पे थे कस्टम एक्ट की, है ना। अगर हम आगे बढ़े तो इंश्योरेंस टू बी टेकन एट एक्चुअल, इंश्योरेंस कैसा लेना है, एक्चुअल बेसिस पर, लेकिन अगर असर्टेनेबल नहीं है तो वो कितना होगा, 1.125% ऑफ द एफओबी वैल्यू। जो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है उसका कितना परसेंट, 1.125%। तो ये भी एक बार मैं आपको समझा देता हूं। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का अमाउंट कितना लेना है, क्या आप असर्टेन कर पा रहे हो, क्या आप असर्टेन करवा पा रहे हो, तो जो है वही ले लो। इफ अगर अनअसर्टेनेबल है, इफ इट इज अनअसर्टेनेबल तो कौन सा वाला लेना है, 1.125% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, नथिंग मोर देन दैट। ये किसकी बात चल रही थी, इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस के बाद में अगर बात करें अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट की, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो जो है शिप चार्जेस, डेमरेज चार्जेस, है ना, चार्टर्ड वेसल के चार्जेस, लाइटरेज चार्जेस और बार्ज चार्जेस, सारे चार्जेस इसमें लेने हैं। आपको ध्यान रखना है इन सब शब्दों का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आपको ये जो है ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो है वो इतनी ली जाएगी। ठीक है, तो फ्रेट का हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर गुड्स जो है सी से अगर आ रहा है तो जब वो कस्टम स्टेशन इन इंडिया पे आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग चार्जेस जो है वो भी साथ में इसमें एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू। एक्सचेंज रेट कौन सी लेनी है हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। ये तो था हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये क्या मुद्दा था, ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि पहले मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग अभी समझते हैं कि इसके ऊपर टैक्स कौन कौन से लगने हैं। ठीक है, मैं बाद वाली बात बाद में बताऊंगा, अभी हमने जनरल सेंस में ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखा दिया है। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कशन भी कर लिया था, अगर इंश्योरेंस अवेलेबल हो तो इंश्योरेंस के एक्चुअल कॉस्ट ये भी डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, और रिलेवेंट डेट ड्यूटी के लिए कौन सी होगी तो वो भी अभी मैं आपको बता देता हूं। रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी, अभी क्या होता है जो बेसिक कस्टम ड्यूटी या दूसरी ड्यूटी है उसकी रेट 10% से 12% हो गई, कभी किसी दिन सूचना आ गई कि पहले 10 से 12 हो गई, कभी 10 से 15 हो गई, कभी 8 से 10 हो गई, ऐसे रेट्स चेंज भी होती रहती है। ठीक है, तो हमें कौन सी वाली रेट लेनी है, 8 लेनी है कि 12 लेनी है, 8 लेनी है कि 10 लेनी है, कभी जब चेंज हो जाए तो इन्होंने बोला कि जब कभी कुछ होम कंजम्पशन के लिए जा रहा हो, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था होम कंजम्पशन और वेयरहाउसिंग, अगर गुड्स किसके लिए जा रहा है, होम कंजम्पशन के लिए जा रहा है, तो रेट प्रिवेलिंग ऑन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट और व्हीकल विच एवर इज लेटर, मीन्स टू से जिस वक्त हम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर जिस वक्त एंट्री इनवर्ड हो रहा है। एंट्री इनवर्ड का मतलब क्या, एंट्री जब आ रही है, ठीक है, तो वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल जब एंटर हो रहा है, वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल जब एंटर हो रहा है तो विच एवर इज लेटर वाली डेट जो है वो हमें लेनी है, विच एवर इज लेटर वाली डेट हमें लेनी है। तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री हो गया और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑफ वेसल विच एवर इज लेटर। इन दोनों में से जो डेट बाद में आ रही है उस दिन जो ड्यूटी की रेट होगी, कस्टम ड्यूटी की रेट होगी, वो रेट हमें लेनी है। अब आपको बार बार एक वर्ड आ रहा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्ट प्रोसीजर पूरा हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं एक बार जनरली बता देता हूं। जैसे ही वेसल ऑस्ट्रेलिया से रवाना हुआ और इंडिया पे पहुंचा, इंडिया पे जैसे ही पहुंचता है तो एक सूचना आती है कि भाई साहब इंडिया में आपका एक वेसल जो है वो, एक शिप जो है वो इंडिया में आ रहा है। जैसे वो शिप इंडिया में आ रहा होता है तो जो पर्सन है, ऑथराइज पर्सन है, वो आएगा और पोर्ट पे आकर एक बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेगा। उसमें लिखा हुआ होगा कि इतना सामान है, इस व्यक्ति का इतना सामान है, इतने रुपए का सामान है, ये वाली उसमें कमोडिटी है, इतनी इसमें क्वांटिटी है और इस डेट को वो यहाँ पे एंटर हो रहा है। तो जैसे बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करा, मतलब ये हो रहा है कि अब जो है वो गुड्स को अंदर लेकर और आपको देने का प्रोसीजर भी शुरू हो जाता है, तो उसको बिल ऑफ एंट्री कहा जाता है। तो बिल ऑफ एंट्री की जो डेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है। तो बिल ऑफ एंट्री की डेट के आधार पर एक्सचेंज रेट भी डिसाइड होती है। जो हमारा डॉलर और रुपीज एक्सचेंज रेट है
वो भी डिसाइड होती है साइमल्टेनियसली बिल ऑफ एंट्री की डेट, और जब एंट्री इनवर्ड यानी कि जो सामान आ जाए अंदर, सामान इंडिया में सामान आ गया हो, तो जो एंट्री इनवर्ड की जो डेट होती है उनमें से जो डेट बाद में होनी है उस डेट वाली ड्यूटी जो है वो हम लोग होम कंजम्पशन के टाइम पे अगर हम लोग क्लियर कर रहे हैं गुड्स तो वो काम आएगी ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर गुड्स अगर वेयर हाउस में रखा जा रहा है, घर पे नहीं ले जा रहे और हम लोग कस्टम अथॉरिटी से गुड्स को नहीं छुड़वा पा रहे हैं, ड्यूटी नहीं पे कर पा रहे हैं, तो रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जो रहेगी उस वाली डेट को हम जो ड्यूटी है उस डेट से हमें कस्टम ड्यूटी चार्ज करनी होगी। और बाकी सब केस में जब हम ड्यूटी का पेमेंट कर रहे हैं वो वाली जो है वो ड्यूटी का चार्ज उस दिन का लगेगा। अभी बात करें अगर एक्सपोर्ट गुड्स के केस में, अगर गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 50 तो रेट प्रिवेलिंग ऑन डेट ऑन विच प्रॉपर ऑफिसर मेक एन ऑर्डर परमिटिंग द क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन अंडर सेक्शन 51। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई गुड्स इंडिया में एंटर हुआ है, एक्सपोर्ट होने के लिए, इंडिया से बाहर जाने के लिए एंटर हुआ है, तो प्रॉपर ऑफिसर जिस दिन क्लियरेंस का ऑर्डर दे रहा है उस दिन की जो रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी वही रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो चार्ज की जाएगी। क्लियर है सबको? एकदम अच्छे से डन। आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां पर आपको एक वैल्यूएशन कैसे करना है उसके लिए एक टेम्पलेट बनाया गया है, तो आप भी फटाफट से टेम्पलेट बना लो ताकि हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी में ही आगे कर पाए। सबसे पहले क्या आ रहा है फटाफट से लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, कैलकुलेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, कैलकुलेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। सबसे पहले लिखें असेसिबल वैल्यू, ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। यूजुअली बेसिक कस्टम ड्यूटी क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हुआ हो तो 10% ऑफ असेसिबल वैल्यू लेनी है, 10% ऑफ असेसिबल वैल्यू ली जाएगी। फिर लिखें सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी के बाद लिखेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अच्छा मैं एक बात बता देता हूं, सेफगार्ड ड्यूटी हमेशा नहीं होगी बट सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमेशा रहेगा, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी हमेशा नहीं होगी। तो कौन कौन सा आपका मेन रहेगा, आप एक काम कीजिए ना, सोशल वेलफेयर सरचार्ज वगैरह एक बार फॉर्मेट के लिए बना लीजिए, बट उसको ऐसे लिखें असेसिबल वैल्यू, आगे लिखें टोटल आ जाएगी। अब इस टोटल पे लगाना है आईजीएसटी, टोटल पे क्या लगाना है आईजीएसटी, साथ साथ क्या लगाना है जीएसटी कंपेंसेशन सेस। यूजुअली आईजीएसटी जो लगेगा वो इस टोटल अमाउंट पर लगेगा, ये जो टोटल अमाउंट है इसके ऊपर आपको आईजीएसटी लगाना है। क्लियर है सबको? हेलो एवरीवन, ओके डन, ठीक है। उसके बाद जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी तभी लगाना है जब क्वेश्चन कहे, साथ ही साथ क्या बोलते हैं इसको, असेसिबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इस तरह से होगी। मतलब कि अगर मैं, ये तो आपने एक बार नोट कर लिया है ना, अगर ये तो आपने एक बार नोट कर लिया, अब वैसे मैं आपको बता देता हूं जनरल क्वेश्चन जो आपके आते हैं उसमें फॉर्मेट क्या रहता है वो समझ लेना, ठीक है। एक तो ये रहेगा, एक ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, बस बस लिख लो इसको, एक बार नया फॉर्मेट बना के इसको लिख लो। करें क्वेश्चन? सर कैसे रहेगा? कुछ भी नहीं करना है, असेसिबल वैल्यू निकालनी है, असेसिबल वैल्यू में बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करनी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी में सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करना है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज के साथ में फिर टोटल करनी है,
सब सारी टोटल हो जाएगी तो आईजीएसटी ऐड करना है और जीएसटी कंपेंसेशन सेस अगर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है तो ऐड करना है। इस तरह से जो टोटल आएगा वो टोटल अमाउंट जो है वो आ जाएगा, और इस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, या फिर ऐसा करें कि इसकी जो टोटल आ रही है उसमें से असेबल वैल्यू लेस कर देंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, ड्यूटी का अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है? ओके बढ़े आगे। यस यस क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ, हम लोग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन ही करेंगे, वो कर लेंगे, हमारे लिए काफी है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री $17,500। देखो यहाँ पे डॉलर आ गया है, हमें डॉलर को बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में, तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा वो ध्यान रखना। अपन ने पढ़ा है एक्सचेंज रेट कौन सी वाली लेनी है, अभी अपन ने डिस्कस कर लिया था कौन सी लेनी है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम वाले डिसाइड करते हैं, और कौन सी डेट की लेनी है, बिल ऑफ एंट्री वाली डेट की लेनी है इंपोर्ट के केस में, ठीक है। आइए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन 17,500, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम सेड फैक्ट्री until the seaport for onward shipment। ये क्या है, सेड फैक्ट्री, मतलब देखो मेरी बात सुनो, हमें यहाँ पे असेसेबल वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। असेसेबल वैल्यू क्या होती है, पहले आप इसको समझ लीजिए। सपोज ऑस्ट्रेलिया से सामान इंडिया में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक आने की वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक आने की वैल्यू, फिर से मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं, यहां की वैल्यू, ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट तक आने की वैल्यू, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यहां तक के इंडिया के पोर्ट तक के आने की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग असेसेबल वैल्यू बोलते हैं, इंडिया के पोर्ट की वैल्यू। पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, तो आप चाहो तो उसके लिए भी एक बार फॉर्मेट बना लो। कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टर, जो वहां से एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस टिल एक्सपोर्टर कंट्री। ये मैं बिखरे बिखरे शब्दों में बता रहा हूं, तो इसको हम लोग बोल देंगे फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, और इसी को हम लोग बोल देंगे कॉस्ट टू द ट्रांसपोर्टर। इसमें ऐड करना है क्या, ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग फ्रैट बोलते हैं, ठीक है। फ्रैट कितना रहेगा वो अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ऐड करेंगे क्या, इंश्योरेंस, तो जो टोटल आएगा उसको बोला जाएगा CIF वैल्यू, ठीक है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, असेसेबल वैल्यू, अगर लोडिंग अनलोडिंग इंक्लूडेड है तो। अब इसके ऊपर टैक्स लगाना रहेगा, ठीक है। आपने इसका बना लिया, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी सबको, ठीक है। बना लो इसको एक बार आप लोग पॉज करके, ठीक है, पॉज करके बना लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉस्ट ऑफ मशीन $17,500, तो एज इट इज मैंने लिख लिया, एज इट इज। पहले मैं असेसेबल वैल्यू तक पहुंचता हूं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में करूंगा, तो पहले मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। पहले मैंने क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 17,000 ऑफ फैक्ट्री ऑफ यूएस, मतलब ये कहां तक की है, ऑफ फैक्ट्री एट यूएस, $17,500 है, ध्यान रखना $17,500। उसके बाद बोला कि अब यूएस की फैक्ट्री से लेकर, इमेजिनेशन में जाना, यूएस की फैक्ट्री से लेकर यूएस के पोर्ट तक जो है वो रहेगा वो 2,500। तो हमने लिखा, ऐड करेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस $2,500। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना है, 2,500। अब हैंडलिंग चार्जेस उसी पोर्ट पर, हैंडलिंग चार्जेस कितने लग रहे हैं, 200 हैंडलिंग चार्जेस कितने लग रहे हैं, 200। बाइंग कमीशन को ऐड नहीं करना होता है, ऐड करेंगे हैंडलिंग चार्जेस, तो ये हो गया $200, ठीक है। ध्यान रखना, बाइंग कमीशन पेड टू इंपोर्टर को हम लोगों को ऐड नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू बन गई, ये क्या बन गई हमारी, FOB वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे
फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू कितनी हो गई? 17,500। एक बार कैलकुलेटर कल चला लेते हैं अपना। $17,500 प्लस 2,500 प्लस 200, तो ये हो गया $20,200। अब आपको देखना होगा कि जो अमाउंट चल रहा है अभी डॉलर में ही चल रहा है। फ्रेट चार्जेस पेड अंटिल इंडियन पोर्ट, ये भी डॉलर में ही चल रहा है, और इन्होंने खुद ने ही कह दिया कि जो एक्सचेंज रेट लेनी है वो $1 इक्वल्स टू $63.84 लेनी है। यस और नो? यस। तो आ जाओ, ऐड करेंगे क्या? फ्रेट चार्जेस 2500 रुपए। पहले देखना होगा कि क्योंकि ये सी पोर्ट से आ रहा है, एयर से आता है तो 20% वाला मामला है, बट यहां पे असर्टेनेबल है तो हम एज इट इज ले लेंगे। सी से आ रहा है, असर्टेनेबल है तो जितना है उतना ले लेंगे। तो मैंने लिखा फ्रेट चार्जेस कितना है? $2500। कितना है? $2500। अब इसमें मुझे और ऐड क्या करना रहेगा? इंश्योरेंस अमाउंट। इंश्योरेंस अमाउंट कितना है? 1.125% ऑफ FOB वैल्यू। तो मुझे बताओ कि FOB वैल्यू है कितनी? 20,200 का 1.125% कितना होता है? 20,200 का 1.125% होता है 227.25। ठीक है, 227.25। तो हम राउंड फिगर में $227 ले रहे हैं। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी, उसको क्या बोला जाएगा? CIF वैल्यू। क्या बोला जाएगा? CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रैट वैल्यू। सबको ऐड कर देते हैं तो 20,200 प्लस 2500 प्लस 227, तो ये आ गया $22,927। $22,927। अब जो $22,927 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 63.84 से, तो मैंने लिखा 22,927 इंटू 63.84। ठीक है, 63.84, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 63.84। 14,63,659, 14,63,659.68। तो इसको सीधा मैं 60 ही कर देता हूं ना, 60 रुपीज। ठीक है, ये क्या आ गया? असेसेबल वैल्यू। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? असेसेबल वैल्यू 660। तो हमने इसमें टैक्स निकालना नहीं सीखा है, हमने इसमें सिर्फ क्या सीखा है? असेसेबल वैल्यू। तो आपको मुझे लगता है कि ये चीजें समझ में आ गई होगी एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। इन्होंने क्या बोला? पूरी कॉस्ट हमने FOB वैल्यू निकालने के लिए ली है, बिल्कुल ठीक बात है। इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो ऐड किए हैं क्योंकि हमारे पास असर्टेनेबल नहीं थे, इसलिए हमने 1.125% लिया है। एक्चुअल फ्रैट जो है, एक्चुअल फ्रैट चार्जेस हमने $2500 लिया है। मैक्सिमम दैट कैन बी एडेड इज 20%, बट वो एयर के केस में होता है भाई साहब, अदरवाइज तो यहाँ पे तो हम पूरा ही लेते हैं। बाइंग कमीशन कभी भी कंप्यूटेशन के केस में ऐड नहीं करना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निशा इंपोर्टेड 2500 टन ऑफ गुड्स मटेरियल वैल्यूड एज 50 पर टन CIF एक्सचेंज पर नोटिफिकेशन। $1 इक्वल्स टू 63.84, राइट। 2500 टन है और 50 टन पर डॉलर है, $50 पर टन है। तो पहले तो डॉलर में वैल्यू निकलेगी 2500 इंटू 50, फिर उसके बाद फिर वैल्यू निकलेगी 63 से मल्टीप्लाई करने पर। बेसिक, अच्छा ये पूरी वैल्यू दे रखी है, CIF वैल्यू ही दे रखी है। अब इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है। ओवर एंड अबव देयर इज एन एंटी डंपिंग ड्यूटी लेवाइड ऑन गुड्स which was differential between the amount of so calculated as landed value. Basic custom duty and cess is 1 करोड़। तो इन्होंने कहा कि आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालनी है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी आएगी कैसे? तो समझना, जो अपनी वैल्यू आएगी और जो ये 1 करोड़ दे रखा है,
इन दोनों का जो डिफरेंस है यही एंटी डंपिंग ड्यूटी हो जाएगा बस। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, कल हमने ये क्वेश्चन एंटी डंपिंग ड्यूटी का था। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है कि जो रेट हमारे यहाँ पे आ रही है इंडिया में, और जो रेट जो है वो वहां पे डंप करने पे जो रेट आ रही है, फॉरेन से डंप करने में जो रेट आ रही है वो, और जो इंडिया के रेट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम से। तो इसने क्या किया, हम लोग इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 2500 टन माल था, एक टन के $50 पर टन था, तो $1,25,000 हो गए। एक्सचेंज रेट दे रखे उससे मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारी असेसेबल वैल्यू आ गई। सीआईएफ वैल्यू और असेसेबल वैल्यू सेम ही है। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड कर दी 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड कर दिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो ड्यूटी का 10% होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हमने लैंडेड वैल्यू आ गई हमारी इतनी। लैंडेड वैल्यू आने के बाद लैंडेड वैल्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारी 1 करोड़ होनी चाहिए थी, तो जो इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी। सिंपल, मतलब कि इंडिया में जो वैल्यू हमने सोच रखी है उससे कम जो वैल्यू है, तो जितनी कम वैल्यू उसी को हमने किस नाम से जाना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो विद दिस मैं यहां पे एक बार इस लेक्चर को रोक रहा हूं। इसके अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद में जो है वो वैल्यूएशन में आइडेंटिकल वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू वगैरह क्या होता है वो समझाऊंगा, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लास को कस्टम को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।